ओके। तो हाँ, विकास थोड़ा सा ऊपर कर लेना प्लीज। तो यह हम लोग का अब, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस 2 वीडियो में कि हम लोग प्रीवियस ईयर के एमएजी 1 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम उसी सीरीज को अब आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग जून 2013 के पेपर में आ गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इससे जो पहला वाला पेपर था वो पूरा आरटीसी आया था। तो ये भी पेपर जो आपका है वो भी पूरी तरह से आरटीसी आया है। अब देखिए, पहला वाला है कैंटरबरी टेल्स में नाइट कैरेक्टर चौसर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। पहली बात क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट स्टोरी टेलर होता है और इसकी कहानी जो होती है वो बेस्ट स्टोरी कंसिडर की जाती है। और ये एज अ कैरेक्टर चौसर ने भी इसे अप्रिशिएट किया है। तो अब देखिए, इसमें कीवर्ड्स जो हैं वो HORS, हॉर्स है, GAY, जिसका उस टाइम पे ओल्ड इंग्लिश में मतलब होता था गुड। आज के टाइम पे इसका मीनिंग चेंज हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे उसका मीनिंग होता था गुड। फॉस्पियन। और देखिए पिलग्रिमेज, कि लोग क्या कर रहे होते हैं, तो तीर्थ स्थल पर जा रहे होते हैं, पिलग्रिमेज। तो आप इन ये जो 3-4 वर्ड्स हैं, इससे आप आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो HOR और उसके आगे आप ई लगा देंगे, हॉर्स हो जाएगा, क्योंकि वो एक नाइट था, योद्धा था। और पिलग्रिमेज, तो ये 2 कीवर्ड्स आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर चौसर की कैंटरबरी टेल्स के बारे में बात कर रहा है वो भी कैरेक्टर नाइट के बारे में। ओके विकास, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। द सेंटेंस ऑफ दिस इज लैटिन, वुमेन। तो यहाँ पर कैंटरबरी टेल्स में नन पीस टेल की बात हो रही है। देखिए, नन पीस टेल बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर वो लोग चॉन्टे क्लेयर को बता रहे हैं। चॉन्टे क्लेयर को एज अ रूस्टर उन्होंने, चौसर ने नहीं दिखाया है। उसने उसे एज अ लर्नड स्कॉलर दिखाया है, जो कि लैटिन या ग्रीक से चीजों को कोट करता है। तो यहाँ पर वो पोर्टलॉट की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है। द मैडम द सेंटेंस ऑफ दिस इज लैटिन। तो यहाँ वो पोर्टलॉट की ब्यूटी को बता रहा है, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो देखिए, अभी आप लोगों को मैंने, जब आप हम लोग की पहली क्लास हुई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था ऑर्फियस का। तो देखिए, जो आपकी एपिथेलियम है तो वो बहुत लंबी पोयम है। तो जो उसकी जो एंड की 4 लाइन है, पहले स्टेंजा की एंड की 4 लाइन है, तो ये उसी से ली गई है। तो आपको देखिए, आप लव को हाईलाइट कर सकते हैं, और विकास ये एंड में एक वर्ड है इकोरिंग, इसको हाईलाइट कर दिएगा। तो ये एपिथेलियम का आपका पहला स्टेंजा है। ऑर्फियस की कहानी आप सबको याद है, अमित सर, महेंद्र सर, विकास, जो मैंने आप हाँ लोगों को भी बताया था, है ना। तो ये उसी का पहला स्टेंजा है। पहले स्टेंजा की लास्ट की 4 लाइन से विकास लव को हाईलाइट कर तो किया हुआ है। इसके नीचे जो इको रिंग है उसको हाईलाइट कर देना लास्ट लाइन में। तो कभी वो स्टार्टिंग की 4 लाइन पूछ लेता है, कभी एंड की 4 लाइन पूछ लेता है। ये आपका पहला स्टेंजा है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है आपके लिए पोएम में। अब देखिए, एपिथेलियम में एक जगह आया था ब्राइडल बावर, लेकिन यहाँ पर आया ब्राइडल डे, तो आप उससे आसानी से याद कर लीजिएगा। और स्वीट थेम रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। तो ये पोएम की हर लाइन में, मतलब आपकी 10 स्टेंजा की पोएम है और हर स्टेंजा एंड इसी से होता है, स्वीट थेम रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। तो ये आपकी पोएम है प्रोथेलियम, जो कि लिखा है स्पेंसर ने। आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे स्वीट थेम रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, वहां पर क्या आ जाएगा, जीनियस वाला आ जाएगा, ब्राइडल बावर आ जाएगा। तो उससे आप समझ जाइएगा कि आपकी एपिथेलियम है। जहाँ पर ब्राइडल डे आ जाएगा और स्वीट टेम सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग आ जाएगा, तो ये आपकी पोयम प्रोथेलियम है। तो आपको थोड़े बहुत हिंट्स देगा वो, आपको बस उस चीजों को पहचानना है। सर, एक बार रिपीट करिए। देखिए, वहां पर ब्राइडल पावर, POWRE, वो वर्ड आ रहा है, और जीनियस वर्ड आता है, तो वो पोयम है एपिथेलियम। और जहां पर ब्राइडल डे आ जाएगा और उसके नीचे लिखा होगा स्वीट थेम रस सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, तो ये पोयम है आपकी प्रोथेलियम, ठीक है। ठीक सर। विकास थोड़ा सा ऊपर कर देना, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या। अब आप देखिए, आप अगर एक पैटर्न को देखेंगे तो स्टार्टिंग की जो 2 आरटीसी उसने पूछी हैं वो दोनों कैंटरबरी टेल्स से पूछी हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग की 2 आरटीसी उसने पूछी है वो दोनों इसने स्पेंसर से पूछी हैं, एपिथेलियम और प्रोथेलियम। तो यहाँ पर देखिए वो पोएम को रिपीट कर रहा है।
देखिए पहली दो कैंटरबरी टेल्स नाइन्थ और दूसरा नन फिश टेल, यहाँ एपिथेलियम और उसके बाद प्रोथेलियम, दोनों स्पेंसर की। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पैटर्न को रिपीट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न को रिपीट किया है उसने, बट ओ एल एस तो लॉन्ग विच है एक्सटेसी जॉन डन की। इसको आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट पोयम नहीं है, हालांकि आ सकती है, जॉन डन एक मेजर राइटर है, लेकिन इसके जो वर्क है गुड मॉरो, कैनाइजेशन, प्ली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है एज कम्पेयर टू एक्सटेसी। अब देखिए व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है, वो प्रीस्ट थे, और पोयम, और ये आपका पहला स्टेंजा है पोयम का, फुली पोयम का। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया है बहुत बार कि पहला स्टेंजा और आखिरी स्टेंजा यही पूछता है आप लोगों से। ठीक है, तो व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, तो जहां पर भगवान की बात हो रही होगी तो आप लोग आसानी से समझ जाइएगा, या तो वो जॉन मिल्टन है या फिर वो जॉर्ज हर्बर्ट है। ये दोनों अपने वर्क में गॉड्स को मेंशन किया या गॉड्स के बारे में बातें की। ठीक है, ठीक है। तो आप जब पुली पढ़ते हैं तो वहां पर आप ये देखते हैं ना कि भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया, सारी एबिलिटी दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसने उसे आराम नहीं दिया, रेस्ट नहीं दिया, और उसी आराम को पाने के लिए वो हमेशा भागता रहता है, और उसी वो आराम उसे कब मिलेगा? जब वो भगवान के पास जाएगा। तो पुली पोयम है आपकी, जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है, और प्लीज इसको आप करिएगा, क्यों? क्योंकि आपका ओपनिंग स्टैंजा है पोयम का, तो इसलिए चांसेस है ये आपके पेपर में आए। अब देखिए यहाँ पर फिर उसने पैटर्न को रिपीट किया है, जॉन डन और पुली हर्बर्ट की। आपका ब्लॉक थर्ड है, पहला आपका चौथा जो ब्लॉक वन था, स्पेंसर आपका ब्लॉक सेकंड था, ये आपका ब्लॉक थर्ड है। अब दोनों क्या है? मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। तो देखिए वो पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप तभी जान पाएंगे जब आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किए होंगे। ओके विकास, थोड़ा सा नीचे कर लेना विकास, ये सेरिबेरस है, इसको ओपन कर देना। ये बेसिकली क्या होता है? तीन सर वाला कुत्ता होता है जो कि हेडीज के पास होता है। तो अभी आप लोगों को फोटो देख लीजिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ये आप लोगों ने ऑर्फियस का वीडियो देखा था तो उसमें भी इसका देखिए जिक्र किया गया था। हाँ, तो सेरिबेरस दिखा दें, लोग समझ जाएंगे फोटो से। जैसे कि आप लोग ये फोटो पे देख रहे हैं, ये तीन सर वाला कुत्ता है जो कि हेडीज के पास होता था। ठीक, तो आप लोगों ने देख लिया। सर ये किसके पास होता था? हेडीज, जैसे मतलब आप उनको समझ सकते हैं, हेडीज एक तरह से, जैसे अब जो मरता था तो वो हेडीज के पास ही जाता था, उसकी सोल, तो वहां पे ये प्रोटेक्ट करता था। यमराज जी। ठीक है, तीन सर, हाँ यमराज साहब, अब इंडियन माइथोलॉजी में समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गए तीन सर वाला कुत्ता। देखिए जब ऑर्केस वाला मैं आप लोगों को वीडियो दिखाया था तो उसमें भी देखिए वो जाता नहीं, ये इससे मिलता है, और जब वो अपना संगीत बजाता है तो हेडीज, ये सेरिब्रस होता है, उसे जाने देता है कि तुम जाओ, उसका संगीत उसे इतना अच्छा लगता है। ठीक है, कहा था वही ओपन कर देना फिर से। तो देखिए आपको इमेज को तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल ग्रीक गॉड्स को अपने बहुत से वर्क में मेंशन किया है, तो आप फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये पहली लाइन बताइए, फॉर वी नट अपॉन द सेल्फ सेम हिल, ये कौन सी पोएम की लाइन हो सकती है? देखिए आंसर दिख गया लिसिडस। सर? हाँ, अब आप उसने आंसर दिखा दिया। देखिए लिसिडस वो क्या कहता है ना, कि हम लोग एक ही जगह पढ़े बड़े, सब कुछ साथ में बड़े हुए, एक ही स्कूल में गए,
और वो अपने फ्रेंड को याद कर रहा होता है लिसिडस, और भी नथ अपॉन द सेल्फ सेम हिल। तो आप लोग ऐसे ऐसे करके चीजों को याद रखिए, तभी आपको याद होगा। अब अच्छी बात यह है कि अब ये पैटर्न ऑब्सोलेट हो गया, अब ये नहीं आता है। आखिरी बार जून 2019 में आया था, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए अब उसने क्या किया, यहाँ पर आपके साथ एक ट्रिक खेली है। तो उसने एस एच के बाद डैश लगा दिया है, जबकि वो एस एच का मतलब होता है शैडवेल। तो आप समझ जाएंगे शैडवेल किस पोएम में मेंशन किया गया है। मैक्स लखनऊ। ठीक है, हाँ, तो बस देखिए एस एच का मतलब होता है शैडवेल। तो आपको बस ये याद रखना है। और आपने जो मैथ लखनऊ की पोएम पढ़ी है, जहाँ पर वो थॉमस शैडवेल का मजाक बनाता है, वही पोएम हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए वो पैटर्न को रिपीट कर रहा है। विकास नीचे कर एक एक सेकंड का मुझे आप लोग टाइम दीजिएगा, बस एक सेकंड का। तो लेकिन लाइक कैटो गिव्स दिस लिटिल सेनेट लॉ। तो सेनेट लॉ बेसिकली आप समझ लीजिए, जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो वहां के लॉस को इस तरह से कहा जाता था। तो लाइक कैटो गिव्स दिस लिटिल सेनेट लॉ। तो बस आप इससे चीजों को समझ जाइएगा। डॉक्टर एन एपिसल टू डॉक्टर अर्बनॉट, जो कि आपकी अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। अब देखिए यहाँ पे वो पैटर्न को रिपीट कर रहा है। अब दोनों क्वेश्चन उसने न्यू क्लासिकल पोएट से पूछ लिए, आपके ब्लॉक 5 से, जहां पर आपका ड्राइडन और पोप मेंशन है। अगर जिसने भी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करा होगा, तो वो समझ जाएगा कि देखिए वहां पर वो पैटर्न को रिपीट कर रहा है। अगर ये पेपर आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आप इस पेपर को एटलीस्ट 2 से 3 3 4 बार इस रिकॉर्डिंग को देखिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। विकास एक जैसा सेनेट लॉ की एक फोटो दिखा देना लोगों को, तो ये लोग समझ जाएंगे जरा सा। तुम लोग भी समझ जाओ। एक तरह से पार्लियामेंट, जहां पर आप समझ लीजिए कि जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। विकास करना जैसा पीछे। नहीं, जब तूने सेनेट लॉ लिखा था उसके साइड में फोटोज आ गई थी, वो सही फोटो थी। अच्छा, वही ओपन कर दो। हाँ विकास, चौथा नंबर ये देखिए, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेनेट लिखा, देखिए उसके नीचे देखो आ रही फोटो बन के। हाँ विकास, कोई भी ओपन कर देना उसे। हाँ ये 3rd नंबर वाली ओपन कर। तो बेसिकली यही होता है, आप एक तरह से ग्रुप ऑफ ऑफिशियल जो आपके लिए लॉ बनाते हैं, एक तरह से वहां पे। संसद भवन जैसा है सर ये तो। हाँ बिल्कुल वैसा ही। तो प्लीज ये फोटो को याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बाहर कुछ चीजों की फोटो दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें समझने में आसानी हो। इसीलिए मैं आप लोगों को फोटो दिखा देता हूँ, एडोप्टेशन दिखा देता हूँ। अब देखिए जो 6 वाला है उसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
पोएम का नाम मेंशन है, टाइगर टाइगर। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आपका ये पहला स्टेंजा है, तो पूछा जा सकता है। तो सर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है ना, जो आपने पढ़ाया था। हाँ हाँ, तो अब हाँ नीचे कर लेना। अब देखिए, मैंने आपको लोग क्या बताया था कि जब भी वर्ड्सवर्थ आएगा तो आप लोग कैसे पहचानेंगे? नेचर से सर, स्काई, सी, हाँ ट्रीज। देखो, हाँ है ना, देखिए ट्रीज आ रहा है, सी है, स्काई है, देखिए सब कुछ नेचर का पार्ट है। तो जहाँ ये सारी चीजें लगे कि हाँ ऐसी राइटिंग लगे कि हाँ कोई चीज नेचर को दिखा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो वर्ड्सवर्थ है। सिवाय एक जगह पे, जब भी हम लोगों ने कहा था, जहाँ पर उसने लिखा था ओ लेडी वी रिसीव, और उसके एंड में उसने नेचर के वर्ड को मेंशन किया था, वो एस टी कॉलेज ने लिखा था, डिरेक्शन एंड ओथ। बाकी जगह जहां भी नेचर से रिलेटेड वर्ड आए, ट्री आए, ब्रीज आए, फील्ड आए, कुछ भी आए, आप समझ जाइएगा कि वो आपका वर्ड्सवर्थ ने लिखा है प्रिल्यूड। क्यों? क्योंकि इन्हें द पोएट ऑफ नेचर कहा जाता था, तो ये अपने वर्क में नेचर के बारे में बात करते थे। तो वेन आई एम पार्टली, तो आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि ट्रम्प ऑफ लाइफ, हाइपेरियन, सॉर्डेलो, ये तीन चार पोएम आपके पास जहां भी आए आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वन टाइम पार्टली, ये द ट्रम्प ऑफ लाइफ, आप इसे एक लिख लेंगे, एक अपनी लिस्ट बना लेंगे कि हाँ देखो ट्रम्प ऑफ लाइफ से मेरे पास ये पूछा गया है, हाइपेरियन से मुझसे ये पूछा गया, सॉर्डेलो से मुझसे ये पूछा गया है। और जैसे डिरेक्शन एंड ओड का आपने लिख लिया, क्यों? क्योंकि केवल एक ही चीज पूछी गई है उस पोएम से। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, तो जहां पर आपने दो तीन लिस्ट बना ली तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी चीजें। क्योंकि बाकी सब में क्या है, आपको पोएम के नाम मेंशन हो जा रहे हैं, कहीं पे मैंने आपको एडॉप्टेशन दिखा दिया है, तो आपको लोग समझ में आ जा रहा है ना। सर इसमें भी लेकिन यहाँ लास्ट पे में कंपास लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोग वो समझ नहीं आएगा कंपास, तो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है ना। तो वेन आई एम पार्टली, ठीक है, ये ट्रम्प ऑफ लाइफ है आपकी शैली की। ओके विकास, नीचे आ जाओ। तो इंस्टेड ऑफ स्वीट इज एम्पल, तो आप देखिए हाइपेरियन सिर्फ रिपीट कर रहा है। 64 से चालू किया, फिर स्पेंसर पे आया, स्पेंसर से फिर उसने मेटाफिजिकल पे आया, फिर जो लिसिडस पे आया, मिल्टन पे आया, फिर ड्राइडन और पोप पे आया, फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पे आया, अब है ना, फिर अब सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट की बात कर रहा है। इंस्टेड ऑफ स्वीट इज एम्पल, तो प्लीज आप इन सब चीजों को लिखिए, क्योंकि ये पोएम दोनों इनकम्प्लीट है ना, तो हमें पता नहीं चलता कि राइटर कहना क्या चाहता है, और ये पोएम बहुत डिफिकल्ट है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, आप लोगों ने आंसर पढ़ रखा है, अब वही आंसर की समरी यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए, मदर ऑफ स्टैंड, सौ डायलॉग, जो कि आपकी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी, मैंने आपसे कहा था आप इसको लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि केवल एक यही स्टैंजा इस पोएम से पूछा गया है, एक या दो स्टैंजा पूछे गए 100 डायलॉग से। तो मदर ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये कुछ ऐसी पोएम्स हैं जिसको आप बस केवल एक बार समरी सुन लीजिएगा, हाँ, आने के चांसेस कम है। अगर बाई चांस आ जाता है, पूरा पेपर आरटीसी आता है, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप दूसरी पोएम को भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे और समरी सुन लेंगे तो आप लोग कुछ लिख देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो मदर ऑफ स्ट्रेंथ, सॉर्डेलो बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग इसलिए आपका फेमस राइटर है क्योंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखता था, जहाँ पर क्या होता था कि सिंगल स्पीकर होता था जो अपनी बातें बता रहा होता था, हम लोग क्या होते थे, हम लोग रीडर जो होता था वो साइलेंट लिसनर होता था, जो उसकी बातें सुन रहा होता था। ठीक है, ओके विकास, नीचे कर देना। देखिए विकास, इस पर जैसा एक वर्ड हाईलाइट कर देना, लिपो। जो बी पे चौथा वर्ड लिपो। हाँ हाँ तो हाँ
हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये लोग समझ जाएँगे। ठीक है? अब देखिए मैं ये बहुत बड़ी पोएम है, तो मैं आप लोगों को उसकी एक समरी सुना देता हूँ। तो लिप्पो क्या होता है, एक मॉन्क होता है, तो बचपन में क्या होता है, इसके मम्मी-पापा की डेथ हो जाती है, तो ये अपने आंट के घर रहने चला जाता है। तो अब इसकी आंट क्या करती है, इसे पालती नहीं है, उसे क्या कहती है, एक मॉन्क बना देती है ताकि जो मॉन्क लोग हैं, वो इसका खर्चा उठाएँ। तो फिर क्या होता है, एक दिन एक एरिया पे घूम रहा होता है, तो वहाँ पे देखता है कुछ लोगों की आवाज़ें आती हैं। तो वहाँ पर अपने रूम से सीधे जाता है, उस एरिया पे जाता है, तो वहाँ पे देखते हैं फिर पुलिस ऑफिसर होता है, वो उसके चेहरे पे टॉर्च जलाता है और ये सब कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो अपनी सारी बातें बताता है कि मैं एक मॉन्क हूँ और मैं यहाँ पे मैंने शोर सुना और ये मैं सारी चीज़ें देखने पे आ गया। और फिर वो सारी कहानी अपनी बताता है कि मैं मेरे मम्मी-पापा की डेथ बचपन में ही हो गई थी और मुझे ज़बरदस्ती मॉन्क बना दिया गया है। मेरी अपनी खुद की भी मतलब एक डिज़ायर है, इच्छाएँ हैं। फिर ऐसा करके फिर वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो इसको जाने देते हैं। तो ये कहानी है इसकी, साली पुलिस की। अब देखिए इसके नीचे हाँ, 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 हाँ। मैंने स्टोरी बता दी आप लोग को, है ना? इसमें भी 2 स्टैन्ज़ा आप लोगों से पूछे गए। एक में तो आपका देखिए नाम ही मेंशन हो गया, अब दूसरा है, ये देखिए आपकी नो सेकंड ट्रॉय पोएम है, ये डब्ल्यू.बी. येट्स ने लिखी है। अब यहाँ पे देखिए ट्रॉय वर्ल्ड को ही मेंशन कर दिया, पोएम का नाम ही आ गया, नो सेकंड ट्रॉय बाय डब्ल्यू.बी. येट्स। अब देखिए इस पोएम में क्या होता है, जो पोएम छोटी-छोटी है वो आप लोगों को यहीं पे एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, थोड़ा बहुत मतलब बताता जाऊँगा। अब देखिए नो सेकंड टॉय में क्या होता है, डब्ल्यू बी एक लेडी होती है, लेडी मॉडगॉन, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उनको मतलब प्रपोज करते हैं बार बार, 13-14 बार मतलब उन्हें प्रपोज करते हैं और हर बार क्या होता है, जो लेडी मॉडगॉन होती है उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। तो फिर उसको क्या करते हैं, वो टॉय हेलन से कंपेयर करते हैं। हेलेन एक ग्रीक मैथोलॉजी में बहुत ब्यूटीफुल मतलब लेडी थी, जिसकी वजह से माना जाता है ट्रोजन वॉर हुई थी, जिसकी वजह से जो ट्रॉय सिटी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो इसीलिए उसको वो हेलेन से कंपेयर कर दें। वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रॉय पोएम का नाम मेंशन है। हाँ, विकास देखिए अब उसके नीचे वाला है, देखिए यहाँ पर गैंग लिखा है और आखिरी वाला वर्ड मैंने हाईलाइट करा है, हिमावन, है ना? तो ये आपका द वेस्ट लैंड का जो पहला पार्ट है, द बरियल ऑफ द डेड, ये उसका पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट लैंड। विकास इसके सामने लिख देना, फर्स्ट पार्ट वेस्ट लैंड का पहला पार्ट है, द बरियल ऑफ द डेड। तो हम लोग जब हम लोगों ने वेस्ट लैंड पोएम करी हुई है, हम लोग बरियल ऑफ द डेड जो समरी है उसके बारे में लिख देंगे। कोई बताएगा बरियल ऑफ द डेड में क्या होता है? हाँ, वही तो अमित सर, मतलब क्या हो भाई बताओ प्लीज। वो जो लंदन में वो कंपेयर करते हैं ना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, नहीं नहीं जैसे वो वो तो नहीं, देख बरियल ऑफ द डेड में बताते नहीं कि कैसे स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई है ना, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लोग क्या हो गए थे, कम स्पिरिचुअल हो गए थे। हाँ वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे लंदन ब्रिजेस फॉलिंग डाउन ये सब दिखाते हाँ, हैं ना, जैसे कॉर्प्स, एक हाँ बिल्कुल, कॉर्प्स भी होता है अप्रैल को जिसको भी वो हाँ, बकरी। ब्रोलेस मंथ बताया था। हाँ, हाँ बिल्कुल सही, आप लोग सही है। ठीक है, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। सॉरी करके मैं पहली बार समझ नहीं पाया था तुमने क्या कहा था, सही बता रही थी। ओके, तो अब आपका ये देखिए, पैटर्न देखिएगा, एक ही एज से वो सारे क्वेश्चन को पूछ रहा है। 10 उसने दिए हैं और 10 में हर ब्लॉक में 2 आरटीसी दिए हैं, टोटल 20 हैं। तो उसने सारे ब्लॉक पे एक-एक आरटीसी दे दी है। अब पोस्ट मॉडर्न पे आ गए। आई नेवर रन टू व्हेन आई गॉट डिप्रेस्ड द बॉय ऑल बाय सेल्फ। तो ये पोयम है आपकी आई रिमेंबर बाय फिलिप लार्सन। तो वो एक ट्रेन जर्नी पे जा रहा होता है, तो वहां पर क्या करता है, वो जो ट्रेन होती है वो एक जगह रुकती है, तो उसका एक फ्रेंड भी उसके साथ होता है, तो उसको बताता है कि मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा बचपन बीता है। तभी पोएम का नाम है आई रिमेंबर। और वो उन सारी चीजों को बताने लगता है कि यहाँ मैं ऐसी चीजें करता था, ये करता था, वो करता था, तो अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में यहाँ पे वो सारी चीजें बताता है। इसलिए पोएम का नाम है आई रिमेंबर, बहुत सिंपल सी पोएम है, अच्छी पोएम है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
सिल्विया प्लाथ एक तो कन्फेशनल पोएट है, नई टाइप की पोएट्री उन्होंने लिखी थी। तो यू डू नॉट डू ब्लैक शू फॉर 30 ईयर। तो वो अपने फादर को हिटलर से कंपेयर करता है, जर्मन नाजी से कंपेयर कर सकते हैं, करती है। कहती है कि मैं 30 साल तक, फॉर 30 ईयर तक, मतलब वो कहती है कि वो जो मतलब वो अपने पापा के साथ जिस घर पे रही, उस घर को वो प्रिजन कंपेयर करती है, वो प्रिजन की तरह समझती है। तो यहाँ पे कहती है कि ब्लैक शू, मतलब जैसे एक सॉक्स होता है, वो शू के अंदर रहता है ना, कोई रहता है उसकी प्रिजन में, उसके कैद में। तो वो कहती है कि मेरे जो भी लाइफ थी, मैं अपने फैमिली के साथ, जो पापा के साथ रही, वो कैसे प्रिजन थी। क्यों? क्योंकि अपने फादर को जर्मन हिटलर से कंपेयर कर रही, नाजी से कंपेयर कर रही। तो आप सोच सकते हो कितना टॉर्चर था। तो ये ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पोएम है, तो प्लीज याद रखिएगा। 90% चांसेस है आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। ओके विकास, थैंक यू। ठीक है विकास, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।